वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ रिवीजन सीरीज़। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट का क्या पार्ट है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब वी नो कि लाइट इट हैज़ अ डुअल नेचर, राइट। इट इज़ अ पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है लाइट की। तो एक लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाता है और हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज सन। बिकॉज सन इज नेचुरल सोर्स, यहाँ से असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता है। अब दिस लाइट इज कंपोज ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, दिस इज कंपोज ऑफ फोटॉन्स। और हर हमारे पास जो पिगमेंट है, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है कि हमारे पास कुछ पिगमेंट्स होते थे, कैटनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हर किसी की एब्जॉर्प्शन, हर कोई जो पिगमेंट होगा वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। उस रेंज को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए है और वो एब्जॉर्ब कर रहा है मेरे पास ब्लू एंड रेड कलर की लाइट, तो दिस इज नोन एज योर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब एक पर्टिकुलर पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उसका ग्राफ हम लोग फिर बनाते हैं। अब जैसे क्लोरोफिल ए है, वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट को। कैटनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट और ब्लू कलर की लाइट को, ठीक है। अब मैं से बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की रेडिएशन है। आप देखें ये फॉर एग्जाम्पल वेव है, यहाँ पे देखा तो इन अब व्हाट इज, देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज नोन एज योर क्रेस्ट, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट है दिस इज नोन एज ट्रफ। इन दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, या इसको हम नोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दो क्रस्ट के दरमियान का, मतलब जो वेवलेंथ है दैट इज़ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट वेवलेंथ है यहाँ पे। और वी नो दैट कि जो वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को आप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी इसका मतलब एनर्जी भी कम है। अब यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो कम है, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे से आ रहा है कि ये वेवलेंथ इसकी इंक्रीज़ कर रही है। अब जो डिस्टेंस है दो क्रस्ट के बीच का, मतलब जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। अगर वेवलेंथ मेरे पास इंक्रीज़ कर रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करेगी तो एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। तो इनका आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम देख सकें या जो हमें काम आए डिफरेंट वेवलेंथ लाइट की को मेजर करने में, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एक पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक पूरा ग्राफ होता है। यहाँ पे बस गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ठीक है। अब जो गैमा, एक्स रेज और यूवी रेज है, इनकी जो होती है वेवलेंथ छोटी होती है। वेवलेंथ छोटी होगी इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर हम इस तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी है वो जो मतलब वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, इसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इसके बीच में आता है विजिबल रीजन, और इस विजिबल रीजन की जो रेंज होती है ये होती है 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर। कहीं कहीं बुक्स में ये भी लिखा हुआ होता है, या कहीं बुक्स में ये लिखा हुआ होता है कि 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। आप ये जो विजिबल लाइट की जो रेंज है यही सेगमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, लाइफ के लिए, क्योंकि इसी सेगमेंट के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। इस विजिबल लाइट के रीजन में ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस होती है, और यही विजिबल लाइट ह्यूमन आई डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बोले हैं कि लाइफ के लिए कौन सा रीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है तो दैट्स विजिबल। अगर विजिबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे पास लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो तो होगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़े थे फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पीएसआई क्या फुल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब
वी हैव टू थिंग्स यहाँ पे फूड सिस्टम के अंदर, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, होता है रिएक्शन सेंटर। हमने कुछ हमें प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था नेसेसरी पिगमेंट्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स। नेसेसरी पिगमेंट्स कौन सा, क्लोरोफिल ए था। एक्सेसरी पिगमेंट्स कौन थे, क्लोरोफिल बी, सी एंड कैटनोइड्स। अब हमारे पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आते हैं हमारे पास क्लोरोफिल बी, सी एंड कैटनोइड्स, और रिएक्शन सेंटर में आता है क्लोरोफिल ए। अब कैसे ये सनलाइट आ रही है, बेसिकली बीच में हम रखा हुआ होता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल से मुराद यहाँ पे डायमर रखा होता है, बेसिकली मतलब 2 पार्टिकल्स होते हैं क्लोरोफिल ए के। और साइड में यहाँ पे हमारे पास जो येलो रीजन है दैट इज़ योर क्लोरोफिल बी, सी और अब कैटनोइड्स, मतलब साइड वाला जो रीजन है दैट इज़ योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है, ये साइड में है। उसके बाद है क्लोरोफिल ए। अब क्या होता है, पहले जो रेडिएशन आती हैं वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीना कॉम्प्लेक्स मतलब क्लोरोफिल बी, सी वो एब्जॉर्ब करता है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है क्लोरोफिल ए के अंदर। तो इस तरीके से हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है लाइट ट्रैप का, लेकिन जो हम आगे लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। So I hope this is clear to you.